राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट पर दूसरे वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। इस दूसरा वीडियो जो बनाया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों काफ़ी महत्वपूर्ण है? क्योंकि सब कुछ पूरे SC/ST का निचोड़ यानी संहिता का सारांश सब इसी में है। इसी चैप्टर की जो धाराएं हैं वही व्यवहार में लागू होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अक्सर जितने मुकदमे SC/ST के दर्ज होते हैं वो सब धारा 3 के तहत चलते हैं। ठीक है, और इसी धारा 3 में वो अपराध भी बताए गए हैं और उनके लिए सजा भी बताई गई है। तो इस वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 की 2 धाराओं को कवर किया गया है। शेष चैप्टर इसके अगले भाग में बताए जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं था। तो हम लोग इस चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं पूरे धारा 3 का सारांश यहाँ लिख दिया हूँ। शायद आप पढ़ने बैठ जाएंगे धारा 3 को तो इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत लंबा लिखा हुआ है और उसका बिल्कुल सारांश यहाँ लिखा गया है। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो नोट्स अपना बना सकते हैं इसको, इसी वीडियो को देख करके। जो बातें यहाँ लिखी हैं इसी को देखकर और बातों को सुनकर अपना नोट्स बहुत ही सारगर्भित और उसके निचोड़ के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ करके देखते हैं इसको। लेकिन एक सूचना है आप लोगों को। सूचना ये है कि पहला तो सूचना यही है, ठीक है, कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, पहचान वालों के पास इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। और एक कमेंट मैं देख रहा था इसी पे, किसी बुद्धा फाउंडेशन के माध्यम से किया गया था, जिस पे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हरिजन शब्द लिखे जाने का उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, कहा कि हरिजन एक्ट अधिनियम में कहाँ लिखा हुआ है। मतलब जो मैं कमेंट को सरसरी नज़र से देखा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे हरिजन लिखे जाने का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि मैं उसे पैसा कमा सकूं। क्योंकि इस वीडियो बनाने का प्राथमिक ऑब्जेक्ट केवल पैसा कमाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का अगर मेरा और मेरे दिल की अंतरात्मा जो है उससे अगर आप कहेंगे तो मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, विधि क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ और मैं इस समय अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, एक सामाजिक प्राणी भी हूँ। तो मेरा ये कर्तव्य पड़ता है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं विधि का ज्ञान न केवल अपने तक सीमित रखूं, बल्कि इसका प्रचार प्रसार मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, हमारा समाज जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन कानूनों से अवगत हो सके, उससे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, उससे दूसरों के साथ किए जाने वाले गलत बर्तावों से बच सके, ये हमारा प्राथमिक ऑब्जेक्ट है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ख़ास तौर से ये कानून जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो समाज पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे है। यूट्यूब पे लोग इस वीडियो को या इससे जुड़े हुए कानून को सर्च करते हैं तो उन्हें SC/ST एक्ट नहीं मालूम है, वो सीधे हरिजन एक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और हरिजन एक्ट से अगर जुड़ा हुआ कानून कोई लिखेगा ही नहीं, अगर कोई लिखेगा नहीं तो सर्च में आएगा ही नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में इसलिए इन शब्दों को लिखा जाता है कि लोग क्या क्या डाल के सर्च कर सकते हैं इस कानून को। बाकी और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 में, जैसा कि मैं पूरे वीडियो को एक बार में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया था, इस भाग में मैं मोटी मोटी रूप से 2 चैप्टर्स का जिक्र किया हूं। पहला चैप्टर प्रारंभिक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी के लिए चैप्टर 2 सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन देखना सब है। आइए, पहले में प्रारंभिक है। ठीक है, जैसा कि अध्याय 1 प्रारंभिक था, अध्याय 2 अपराधों की बात करता है, अध्याय 3 निष्कासन की बात करता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो चैप्टर्स थे अध्याय 4 और 4 का, ठीक है, एक में साक्ष्यों के लिए उपचार है और एक में विशेष न्यायालय की बात की गई है और 5वां मिसलेनियस से जुड़ा हुआ चैप्टर था। तो जहाँ बीच बीच में जरूरत पड़ेगी जिस धारा की मैं जिक्र करता रहूँगा, तो सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 देखते हैं। शुरुआत सबसे पहले इस एक्ट की शुरुआत देखते हैं। ये एक्ट 1889 में बनाया गया जो 1989 में बनाया गया जो 1990 में जाके लागू होता है। ठीक है, सबसे पहले इस अध्याय का जो चैप्टर 1 है, धारा 1 से 2 प्रारंभिक, ठीक है, इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 1 और 2। पहला धारा जो है इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ की बात करता है, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, एक्सटेंशन, और जो है इसके प्रारंभ की बात, ये कब से एक्ट लागू हुआ है। दूसरा डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले संक्षिप्त नाम क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 इसका संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार वर्तमान में पूरे भारत पे है। ठीक है, और प्रारंभ की डेट जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, 1990 में यह एक्ट प्रारंभ होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनीशन पे चलते हैं। कई सारे शब्दों को परिभाषित किया गया है। इन परिभाषित का मतलब क्या है कि जिन शब्दों का इस अधिनियम में बीच बीच में प्रयोग किया गया है उनका अर्थ बताया गया है कि उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा। तो वही डिफिनीशन में उन्हीं शब्दों की मीनिंग बता दीजिए गई। जैसे, और इसमें सभी महत्वपूर्ण डिफिनीशनों का जिक्र मैंने किया है। ठीक है, सभी परिभाषाओं को उल्लेख नहीं किया हूँ। जैसे अत्याचार लिखा, तो अत्याचार का क्या मतलब है? अत्याचार अधिनियम में बीच बीच में लिखा है, तो अत्याचार का क्या मतलब है? अत्याचार का मतलब यही है कि धारा 3 में बताए गए जो अपराध हैं वो अपराध किया जाना ही अत्याचार है। उसके बाद संहिता, इस अधिनियम में जहां कहीं संहिता शब्द का प्रयोग किया गया है उस संहिता का मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी CRPC से उसका अर्थ लगाया जाएगा। और अगली डिफिनीशन है आश्रित। आश्रित में कौन लोग शामिल है? तो आश्रित में पति, पत्नी, उनके संतानें यानी उनके बच्चे, उनके माता पिता और उनके भाई और बहन। ठीक है, ये लोग आश्रित में शामिल हैं। उसके बाद खा और गा में आर्थिक बहिष्कार। ठीक है, आर्थिक बहिष्कार की बात की गई है कि अगर इस समाज के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे, आर्थिक बहिष्कार मतलब उनको किसी ऐसे स्थानों पे काम करने से रोका जाता है तो वो आर्थिक बहिष्कार पे आता है जहाँ से वो अपने जीवन उपार्जन के लिए कोई पैसा कमा सकें। उसके बाद खा घा में अनन्य विशेष न्यायालय लिखा हुआ है। ठीक है, अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय, घा में विशेष न्यायालय है, खा घा में अनन्य विशेष न्यायालय है। दोनों का जिक्र धारा 14 से होता है। ठीक है, कि स्पेशल कोर्ट, क्योंकि इस एक्ट के तहत अपराध होने पे उस मामले के निस्तारण के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाने की राज्य सरकार को पावर दिया गया है, जिसमें सेशन जज, ठीक है, के रैंक का, यानी एक सेशन न्यायालय अलग से इसके लिए बनाया जाता है, एक कोर्ट अलग से बना हुआ जिसमें सेशन जज को बैठाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे धारा 14 को, तो राज्य सरकार को पावर दिया गया कि जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे ये अपराध हो रहे हैं वहाँ पे अलग से स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए, जो सेशन जज के रैंक का जज वहाँ बैठाया जाएगा। और जिन क्षेत्रों में अपराध ये कम हैं वहाँ पे जो पहले से सेशन न्यायालय स्थापित है, जिसको हम लोग सिविल मामले के लिए जिला जज कहते हैं, क्रिमिनल मामलों के लिए सेशन जज या सत्र न्यायालय कहते हैं, वहाँ पे उसी सत्र न्यायालय में जो पहले से स्थापित है वही सेशन न्यायालय के यहाँ ये मामला जाएगा। जहाँ बड़े पैमाने पे ये अपराध हो रहा है वहाँ पे अलग से स्पेशल कोर्ट सेशन न्यायालय के रूप में बना दिया जाए, जिसमें एक सेशन जज को बैठाया जाएगा। तो ये दोनों धारा 14 से जुड़े हुए हैं। उसके बाद खा अंगा में वन अधिकार की बात की। वन अधिकार का मतलब है, जब आप इसे अत्याचार में पढ़ेंगे धारा 3 में, तो वन अधिकार का जिक्र किया गया है कि जिन क्षेत्रों में जहां वन वगैरह लगे हैं, जंगल हैं, जहां से इस समुदाय के लोगों को लकड़ी वगैरह लेने का अधिकार है, जाते हैं लोग वहां पे, वहां ना जाने देना। ठीक है, तो वही वन अधिकार लिखा हुआ है यहाँ पे। खाचा में है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी को डिफाइन किया गया है कि हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी कौन होगा। ठीक है,
फिर खाचा में लोक सेवक की डिफिनीशन दी गई। यहाँ लोक सेवक का मतलब आईपीसी की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा यहाँ भी लागू होगा। गा में एससी एसटी की डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, एससी एसटी कहेंगे किसे, यानी अनुसूचित जात या जनजात किसे हम कहेंगे, तो अनुसूचित जात जनजात की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में किया गया है। ठीक है, तो जो 24 और 25 में परिभाषा दी गई वही परिभाषा यहाँ एससी एसटी के लिए मान्य होगा। विशेष न्यायालय मैंने पहले बता दिया, अंगा में विशेष लोक अभियोजक है। धारा 15 इसी एक्ट की जब आप पढ़ेंगे तो धारा 15 में राज्य सरकार को ये पावर है कि सेशन न्यायालय में जो है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे मामले के संचालन के लिए। यानी जो सरकारी अधिवक्ता होगा वो सरकार की तरफ से ही तो रहेगा, तो वो विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करने की पावर सरकार को दिया गया है, जिसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार भी शामिल कि सामाजिक बहिष्कार शब्द को भी डिफाइन किया गया कि इस एक्ट में कहीं कहीं सामाजिक बहिष्कार की भी बात की गई है। तो मतलब उस समाज से हटा देना, समाज में से जाना, भाई आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रह सकते हो उस स्थान पे। उसके बाद पीड़ित शब्द की परिभाषा दी गई है अंगा गा में। पीड़ित का मतलब क्या? अच्छा, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, का खा को खा गा को। ठीक है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होगा तो शायद इंग्लिश या हिंदी जैसे भी लिखा जाएगा, तो आप अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी वाला समझिएगा, इंग्लिश में रहेगा तो इसको इंग्लिश में भी कर लीजिएगा कन्वर्ट। पीड़ित शब्द में कौन कौन शामिल है? यानी पीड़ित हम किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति, यानी इस समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या भावात्मक रूप से या धनीय हानि हो या कोई शारीरिक हानि उसे पहुंचाई जाए या मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचाई जाए या उसके नातेदार, ठीक है, मतलब इस तरह की अगर कोई क्षति कारित की जाती है, कोई हानि पहुंचाई जाती है, तो हम उस ऐसे व्यक्ति को पीड़ित कहते हैं। कैसी हानि हो? कोई शारीरिक हो, सांपत्तिक हानि पहुंचाई गई हो, आर्थिक हानि पहुंचाई हो, संपत्ति नहीं सॉरी सामाजिक हानि पहुंचाई गई हो, आर्थिक हानि पहुंचाई गई हो, मानसिक पहुंचाई गई हो, भावनात्मक हो, धनीय हो, शारीरिक हो, तो हम इसे जो है पीड़ित उस व्यक्ति को मानेंगे जब इस तरह से कोई हानि किसी को पहुंचाई जाए। और इस पीड़ित में उसके नातेदार भी शामिल हैं, विधिक संरक्षक भी शामिल हैं और उसके वारिस भी शामिल हैं। ठीक है, यानी नातेदार, विधिक संरक्षक और वारिस भी पीड़ित कहलाते हैं। अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ कोई अपराध यहाँ हुआ तो न केवल वो पीड़ित है बल्कि उसके नातेदार भी पीड़ित माने जाएंगे और उसके विधिक वारिस, वो विधिक संरक्षक और वारिस भी पीड़ित माने जाते हैं। तो जहां कहीं पीड़ित शब्द इस अधिनियम में यूज किया गया है वहां पीड़ित में ये 3 लोग शामिल हो जाते हैं। उसके बाद साक्षी शब्द को डिफाइन किया गया, यानी गवाह कौन बन सकता है? तो लिखा हुआ है मामले से परिचित कोई व्यक्ति, यानी इस मामले से परिचित, यानी जब इस अधिनियम के तहत कोई अपराध हो तो उस अपराध की जानकारी जिस किसी को है, चाहे कोई दस्तावेज उससे जुड़ा हुआ किसी के पास है, तो ऐसे व्यक्ति को हम गवाह कहते हैं। और गवाह में स्वयं पीड़ित भी शामिल है, यानी स्वयं पीड़ित भी गवाही दे सकता है। तो ये तो आपने देख लिया महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण धारा 3। ठीक है, धारा 3 में 2 उपधाराएं हैं, उपधारा 1, उपधारा 2। उपधारा 1 में आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 खंड बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उपधारा 2 में, ठीक है, उपधारा 2 में नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, फिर 5 के बाद 5 का, फिर 5 के बाद 6, फिर 7, इतने पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने प्रकार के अपराध हैं। जब कभी इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो जिस तरह का अपराध होगा, जैसे इसमें किसी खंड में से कोई अपराध बन रहा है तो लिखा जाएगा धारा 3 की उपधारा 1 के जा के तहत मुकदमा दर्ज है, या धारा 3 की उपधारा 1 के या के तहत मुकदमा दर्ज है। ठीक है, या धारा 3 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत मुकदमा दर्ज है, या खंड 2 के तहत मुकदमा दर्ज है, या बीए के तहत, इसको बीए भी कहते हैं,
का लिखा है, ठीक है, तो वी का भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ए भी कह सकते हैं। तो वी का के तहत मुकदमा दर्ज है। वी का के तहत भी काफ़ी मुकदमे दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सब व्यवहारिक धाराएं हैं। मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कौन कौन सी धाराएं ज़्यादा व्यवहारिक हैं जिसमें मुकदमा दर्ज होता रहता है। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, धारा 3 में 2 उपधाराएं हैं। जब भी मुकदमा दर्ज होगा तो धारा 3 की उपधारा 1 के इन खंडों में से कोई एक का उल्लेख होगा या एक से अधिक का, या धारा 3 की उपधारा 2 का उल्लेख होगा और उसके किसी एक खंड का उल्लेख किया जाता है। तो उसी से आप खोज लीजिएगा कि वो कौन से प्रकार का अपराध किया गया है, और इस तरह के अपराध होने पे पीड़ित को, ठीक है, कुछ पैसे मिलने की भी व्यवस्था की गई है, उसे राहत देने की भी बात की गई है। लेकिन वो वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि इसमें वो संभव नहीं है। और इस तरह के अगर अपराध दोबारा कोई करता है, इस तरह का कोई अपराध अगर इस धारा के तहत कोई व्यक्ति अपराध अगर दोबारा कर दे, तो उसके लिए मिनिमम सज़ा 1 साल कम से कम हो जाती है, या इन धाराओं में जो सज़ा है मैक्सिमम उतनी सज़ा तक, या कम से कम 1 साल सज़ा जरूर होगा। अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत दोबारा अपराध करे, एक बार अपराध किया और दोषी हो गया, दोबारा अपराध करे, तो कोई भी अपराध करे इन धाराओं के तहत कम से कम 1 साल की सज़ा जरूर मिलेगी। और फर्स्ट टाइम अगर अपराध करता है तो कम से कम 6 महीने की सज़ा। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो इतने लिस्ट लिखे हुए हैं आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 प्रकार की लिस्ट है। 29 खंड बनाए गए हैं, यानी धारा 3 की उपधारा 1 में 29 खंड बनाए गए हैं, ठीक है। इन 29 खंडों को आप अलग से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब, ठीक है, ABCD करके आप देखेंगे तो सब पूरा ये, ठीक है, ABCD करके लिखा हुआ है। तो आप इसी को ABCD से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है टोटल 29 खंडों का उल्लेख इसमें किया गया है। और उपधारा 2 में, ठीक है, टोटल 7 खंडों का उल्लेख किया गया है, लेकिन एक बी का अलग से जुड़ गया है VA, तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन सीरियल नंबर से 7 ही आता है क्योंकि बीच में एक नया जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये है क्या, ये हमारे समाज में जितने तरह से SC/ST समुदाय के लोगों को अपमानित किया जा रहा था, उनके साथ गलत बर्ताव किए जा रहे थे, समाज में जितने प्रकार से अत्याचार हो रहे थे, लगभग उन्हीं सभी को 1 लाइन में लिख लिख करके अलग अलग पॉइंट में सभी को अपराध बना दिया गया है। जितनी तरह से हो रहे थे गलत कार्य, वो सबको अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुख में, यानी मुंह में अगर कोई अखाद्य, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य ना हो, या कोई घृणाजनक पदार्थ रखना या पीने के लिए मजबूर करना, यानी अगर कोई भी व्यक्ति, पहली चीज हम समझेगा कि ये SC/ST के खिलाफ होना चाहिए, और जो कार्य कर रहा है वो SC/ST नहीं होना चाहिए, यानी वो अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं होना चाहिए, इस श्रेणी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर स्वयं कोई SC/ST ही SC/ST के खिलाफ इस तरह का कार्य करता है तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। जब ये अपराध SC/ST के विरुद्ध हुआ हो और करने वाला व्यक्ति उस जाति से भिन्न किसी जाति का हो, ठीक है। अगर SC/ST के खिलाफ भी करेगा, या ST/SC के खिलाफ भी करेगा, या SC/SC के खिलाफ, या ST/ST के खिलाफ, तभी एक्ट नहीं लागू होगा। तो जब किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के साथ उसके मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना या पीने के लिए मजबूर किया जाना या उसे विवश किया जाता है, तब धारा 3(1) का वो अपराध बनता है। तब मुकदमा कहाँ दर्ज होगा? 3(1) का में दर्ज होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और विधियां, जैसे IPC की धाराएं भी यदि कोई लागू होने वाली हैं तो वो भी लागू हो जाती हैं। खा में लिखा है दखलकृत परिसरों में, यानी कोई ऐसा परिसर है, कोई ऐसा जगह है जो किसी SC/ST के कब्जे में आता है, या उसके घर के प्रवेश द्वार पे, ठीक है, कोई मलमूत्र रखना, शव रखना, घृणाजनक कोई पदार्थ रखना, ठीक है, तो ये भी अपराध माना गया है। यानी इस
तरह से कोई उसके परिसर में, दखल के परिसर में या उसके गेट पे या द्वार पे कोई मलमूत्र या शव या घृणाजनक पदार्थ नहीं रखा जा सकता। तीसरा है उसे क्षति या अपमानित करने के आशय से, ठीक है, उसके पड़ोस में कहीं, उसे क्षति या अपमानित करने के आशय से उसके पड़ोस में कहीं अगर इस तरह के मलमूत्र शव घृणाजनक पदार्थ रखे जाते हैं तो वो भी अपराध है। यानी ना तो उसके परिसर में या उसके घर में, घर के द्वार पे रख सकते हैं, ना ही उसको अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए उसके पड़ोस में रख सकते हैं, जिससे उस जात के लोगों को लोग अपमानित हों, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे इस तरह से तो गा का अपराध बनेगा। अगर उसे जूते की माला पहनाते हैं, जूते की माला पहनाना, देखिए इस तरह के अपराध समाज में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे थे, जो हो रहे थे वही लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि कानून हमारे समाज का दर्पण है, ठीक है, जो भूतकाल में जो कार्य हुए हैं उसी को हम कानून से समझ सकते हैं, कानून को पढ़ के समझ सकते हैं। तो जूते की माला पहनाना या उसे नग्न या अर्धनग्न रूप से घुमाना, ठीक है, नंगा करके घुमाना, जूता की माला पहनाना, ये भी अपराध है। केवल माला पहना देना भी अपराध है या नंगा करके घुमाना भी अपराध आता है, ये घा की श्रेणी में आएगा। अंगा में है कपड़े उतरवाना, ठीक है, उसके कपड़े उतारना या मुंडन करना, ठीक है, उसका मुंडन कर देना यानी गंजा कर देना, बाल बना देना, उसकी मूछें हटा देना या उसके चेहरे या शरीर पे कोई ऐसी चीज पोत देना, ठीक है, जिससे वो अपमानित हो सके, तो इस अंगा का अपराध बनेगा। चा में लिखा है उसके स्वामित्वधीन, मतलब वो किसी संपत्ति का मालिक है, स्वामित्वधीन है या उसके कब्जे में है या उसे कोई भूमि आवंटित किए जाने के लिए लिस्टेड किया गया है, उसका कब्जा लेना, उस पर खेती करना, उसे अपने पक्ष में अंतरित करवा लेना, यानी SC ST को भूमि आवंटित किया जाना, उसको आपने खुद अंतरित करवा लिया तो भी ये अपराध बनता है छा में। फिर है और इसी में आगे लिखा हुआ है, वो अगला है भूमि या परिसरों पे कब्जा करना, यानी किसी SC ST के भूमि पर या उसके परिसर पे कब्जा करना या कोई बाधा डालना या उसके जल या सिंचाई सुविधाओं पर, ठीक है, जो जल है, कोई पानी लेने का अधिकार है, सिंचाई सुविधाओं पर या वन अधिकारों पर, यानी वन से लकड़ी वगैरह लेने के अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में, मतलब इस तरह के वन उपभोग या पानी लेने के अधिकार के उपभोग में बाधा कारित करना भी इस धारा का अपराध होता है, क्योंकि ये सब बड़े पैमाने पे होता था। अगला है बेगारी, यानी जबरदस्ती उससे काम, बिना पैसे के काम कराना, बलात् श्रम, जबरदस्ती काम लेना और बंधुआ घर में बांध के रखना, जाने ना देना, इस तरह से श्रम लेना, ये भी अपराध है, ठीक है। और इतना नहीं, छा में फसल या उत्पाद लेना, अगर किसी SC ST का कोई फसल है उसे आप नष्ट कर देते हो या उससे उत्पाद कुछ हुआ उसका अंश लेते हो तो ये भी अपराध माना गया है, इसमें भी SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाएगा आप पे। अगला है मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या उन्हें ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना। यदि आप किसी मानव शव को या किसी जानवर के शव को दफनाने के लिए SC ST के समुदाय को विवश करते हो कि वो शव खोदे या कब्रिस्तान खोदे, ठीक है, कब्र खोदे, तो ये भी अपराध है, क्योंकि विवश नहीं कर सकते। हाँ, वो अपनी सहमति से कर रहा है। भाई गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी शव, कोई जानवरों का शव है, तो दफनाने के लिए पूरे गांव के लोग मिलके जाते हैं, सब उसमें स्वैच्छिक रूप से अनिवार्य श्रम देते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन विशेष जात के लोगों को खोदने के लिए विवश करना, ये अपराध है। उसके बाद है हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करना उन्हें, ठीक है, कि कहीं गंदगी की सफाई हाथ से करें, अपने झाड़ू से नहीं, अपने हाथ से करें, इसके लिए अगर आप उन्हें विवश करते हो तो ये भी अपराध है, ठीक। भाई हम लोग प्राइमरी कॉलेजों में, ठीक है, घास वगैरह साफ करते थे, कूड़ा वगैरह बीनते थे, मास्टर साहब जो है बिनवाते थे कूड़ा करकट, तो वो बिनवाना, ठीक है, शर्म में तो आता है, लेकिन वहाँ कोई SC ST का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। लेकिन अगर उस स्कूल में कई वर्ग के जात के बच्चे हैं और केवल SC ST के वर्गों से इस तरह से काम जबरदस्ती करवाया गया तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन सभी बच्चों से करवाया गया, मतलब बिना किसी भेदभाव के, तो मेरे समझ से गलत तो है, लेकिन SC ST में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए उस पर। और ठीक है, आगे लिखा हुआ है टा में कि स्त्री को देवदासी के रूप में पूजा या मंदिर में भेजना।
ये परंपरा हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे पहले से चल रही थी। आज भी कहीं कहीं उड़ीसा या महाराष्ट्र के कुछ जंगली एरियो में आज भी देखने को मिल जाते हैं। इस SC ST समुदाय के लोगों को, अपनी बहन बेटियों को, ठीक है, मंदिरों में वो मूर्तियों को भेंट दिया जाता था और एक तरह से उनके साथ उस मंदिरों में गलत कार्य होते थे, जिसको देवदासी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अगर आज भी कहीं इस तरह से कोई प्रथा या किसी को विवश किया जाता है तो वो SC ST के तहत अपराध बन जाएगा। अगला है मतदान करने या ना करने, नामांकन वापस लेने या फाइल ना करने या SC ST का नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन ना करने का विरोध करना, इस तरह से बाधा करने की वो आप यानी किसी SC ST को वोट नहीं डालने दे रहे हो, ठीक है, या वो कोई पर्चा दाखिला किया है नाम वापस ले, ठीक है, या अपना पर्चा दाखिला ना करे, मजबूर कर रहे हो उसे पर्चा दाखिला नहीं करना है, या उसे किसी नाम निर्देशन का प्रस्तावक नहीं बनना है, ठीक है, या उसे किसी का समर्थन नहीं करना है। अगर इस तरह से आप इस समुदाय के लोगों का विरोध करते हो तो भी SC ST का मुकदमा बन जाएगा। अगला है अगर वो किसी नगर पालिका का या ग्राम पंचायत का सदस्य है या अध्यक्ष है और उसे आप अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ज़बरदस्ती विवश करते हो, बाध्य करते हो, नहीं करने देते हो, बाधा डालते हो, तब भी आप SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगला है मतदान के पश्चात, ठीक है, अगर कहीं वोटिंग हुई है, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, पंचायत का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, मतदान के पश्चात अगर आप इस समुदाय के लोगों से मारपीट करते हैं, ठीक है, उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करते हैं या उनको धमकी देते हैं, उन्हें कोई लोक फायदा मिल रहा है उसको बंद करवा देते हैं। पता चला कि गाँव में, ठीक है, प्रधान जी वोट मांग रहे थे कि मुझे ही वोट देना, प्रधान जी को वोट मान लेते हैं किसी SC ST ने नहीं दिया तो उसका जो है राशन कार्ड में नाम ही हटवा दिया, उसका राशन कार्ड ही कटवा दिया, उसे राशन ही नहीं मिल रहा, उसे तेल ही नहीं मिल रहा, चीनी दाल नहीं मिल रहा, मतलब किसी तरह का कोई फायदा मिला तो उसे फायदे ही रुकवा दिए, विधायक जी, सांसद जी, कोई भी रुकवा दिया, तो उन पे भी SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आगे है मिथ्या या दोषपूर्ण, ठीक है, तंग करने वाला कोई वाद या दंडिक कार्रवाई संस्थित करना। अगर आप, ठीक है, अच्छा हाँ, एक और लिखा है अड़ा में कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करना या ना करने के लिए अपराध, यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में वोट करना, ठीक है, कि इस बार फला व्यक्ति खड़ा इसी को वोट करना है, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो, रैपिस्ट प्रवृत्ति का हो, ठीक है, या किसी जातिगत के नाम पे फर्जी वोट मांग रहा हो कि मुझे ही वोट करना है, नहीं तो बहुत मारे जाओगे तुम लोग। इस तरह से अगर धमकी दे के वोट लेते हैं या उन्हें मारपीट के वोट लेते हैं या किसी को वोट नहीं देने देते हैं तो ये भी अपराध है, क्योंकि इस तरह के अपराध बहुत बड़े पैमाने पे होता था, आज भी हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। उसके बाद अगला है किसी विशिष्ट, हाँ ठीक है, मिथ्या दोषपूर्ण, यानी किसी SC ST जाति को फर्जी फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए उस पर कोई सिविल या क्रिमिनल केस अगर आप दाखिल करते हैं, फर्जी पाया जाए तो ये SC ST एक्ट के तहत आप पे मुकदमा बन जाएगा। हाँ, दो बातें अभी हम एक चीज़ जरा समझा दूंगा कि किसी SC ST के खिलाफ आपने चोरी का या किसी भी अपराध का मुकदमा दर्ज कराया, आप गुड फेथ में दर्ज कराया था, आपको संदेह था कि इसने अपराध किया है और बाद में वो साक्ष्य के अभाव में यानी सबूत नहीं कोर्ट में पर्याप्त जा पाया, इसलिए उसे बरी कर दिया गया, तो वो आप पे फर्जी ये केस नहीं दर्ज करा सकता है, ठीक है, यानी धारा 3(1) के तहत 3(1) के तहत आप पे SC ST का मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। क्यों? क्योंकि आप उसे परेशान या तंग करने के लिए नहीं, बल्कि आप गुड फेथ में, सद्भाव में उस पर मुकदमा दर्ज करवाए थे। भले आप साक्ष्य नहीं पेश कर पाए जिससे आप असफल हो गए, यानी वो भले बरी हो गया, इस पे कोई मुकदमा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसे परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए फर्जी केस किए हैं, चाहे सिविल, चाहे क्रिमिनल, चाहे दीवानी या फौजदारी, और बाद में वो साबित हो जाता है कि ये फर्जी था परेशान करने के लिए, क्योंकि बरी हो जाएगा जब वो, तब कोर्ट उसमें लिखेगा अपने जजमेंट में कि जो है इस अपराध का आरोप लगाने का जो आधार है वो निराधार पाया जाता है, तब आप पे SC ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। आगे दा में लिखा हुआ है था में कि लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना जिससे क्षति या क्षुब्ध करे, यानी अगर किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो किसी SC ST को अरेस्ट कर ले, उससे घरों में जाके तलाशी ले, उसे परेशान करे,
तो भी आप पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बन जाएगा, यानी आपने इस धारा के तहत अपराध किया। ठीक, फर्जी लोग, पुलिस आई है, कहीं कोई अपराध हुआ, फर्जी बता दे कि अरे वो फला व्यक्ति ने अपराध किया है, मतलब किसी SC/ST समुदाय के लोगों की तरफ पुलिस को भेज दिए। अब पुलिस जाके उनको परेशान कर रही है, पकड़ रही, पूछताछ कर रही, तलाशी ले रही है। तो ये फर्जी अगर आपने इस तरह से लोक सेवक को सूचना दिया तो आप पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बन जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि अवमानित करने के आशय से लोक स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना, यानी धमकी देना। व्यवहार में धारा बहुत यूज होती है, ध्यान रखिएगा। धारा 3(1) का धा, ठीक है, इंग्लिश में देख लेना क्या बनता है, तो ABCD से आप काउंट कर लेना। इस लोक स्थान पे अभित्रस्त करना यानी धमकी देना, अपमानित करना SC/ST को, ठीक है, इस धारा के तहत मुकदमा बनता है। व्यवहार में सब धारा लगती हैं। नाम है किसी धार्मिक, ये भी काफी महत्वपूर्ण धारा, किसी धार्मिक या अति श्रद्धा से ज्ञात मूर्ति, फोटो या रंगचित्र को नष्ट या अपवित्र करना। यहाँ दो बातें हैं। अगर किसी कोई धार्मिक है या अति श्रद्धा है, मतलब इस समुदाय के लोगों का किसी के प्रति अति श्रद्धा है, जैसे ठीक है वो बौद्धिस्ट को मानते हैं, ठीक है, बौद्ध जी को मानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, मतलब जिस किसी के प्रति उनकी आस्था है, अति आस्था है, या वो धार्मिक है, धार्मिक रूप से पूजा करते हैं, तो अगर उस मूर्ति को, वो मूर्ति है या रंगचित्र है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं बाबा साहेब की कई मूर्तियां लगी हुई होती हैं, लोग हाथ तोड़ देते हैं, ठीक है, या किसी तरह की मूर्ति के साथ कोई नुकसान किए हैं, उसको तोड़फोड़ कुछ भी किए हैं, उस पर कालिख पोत दिए हैं, तो इस तरह का उन्होंने अगर किया अपमान, तो उन पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बन जाता है। ये मुकदमा कहाँ बनता है? इसी ना में मुकदमा बनता है। धारा 3(1) के ना का मुकदमा बन जाता है, ठीक है। और पा में है शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के लिए कोई कार्य करते हैं कि उन लोगों में वैमनस्य फैले, तो भी इस एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। फा में है अति श्रद्धा से, ठीक है, अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी व्यक्ति का अनादर करना। किसी व्यक्ति का, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अति श्रद्धा से ये लोग मानते हैं, इस समुदाय के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, उनको श्रद्धा है, उनके प्रति लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, उनका अगर आप अनादर करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उस व्यक्ति का अनादर करते हैं, तो भी आप SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बन जाएगा। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये नाम में अपराध बनेगा, और अगर उनको गाली गलौज देंगे, उनका अपमान करेंगे, उनके नाम का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो है फा में मुकदमा बन जाएगा। और बा में लिखा है किसी स्त्री को लैंगिक प्रकृति के आशय से स्पर्श करना, शब्द या अंग विक्षेप करना। यदि किसी इस नाते की कोई महिला SC/ST जाति की है, उस जात की होने के नाते अगर आप उससे कोई अनैतिक कार्य करने के लिए, लैंगिक प्रकृति का कार्य करने के लिए उसे स्पर्श करते हैं, उसके साथ कोई अंग विक्षेप करते हैं, ठीक है, जिसमें आई टीजिंग वगैरह शामिल है, या इस तरह से, ठीक है, कोई शब्द बोलते हैं, उस पर कोई कमेंट करते हैं, तो ये इस धारा के तहत मुकदमा बन जाएगा, यानी धारा 3(1) बा के तहत मुकदमा कायम हो जाएगा। और भा में लिखा है किसी जलाशय या जल स्रोत को दूषित करना, यानी SC/ST के समुदाय के लोग कहीं से जल लेते हैं, कोई जलाशय है, पानी है, उसको दूषित करते हैं, अगर आप उसे गंदा करते हैं कि लोग पानी ना ले सकें, तो भी इस एक्ट के तहत मुकदमा बनेगा। भा में और माँ में लिखा है कि लोग समागम के स्थान पर जाने से रोकना। अगर कोई ऐसा स्थान है जो पब्लिक प्लेस है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, कोई पार्क है, मनोरंजन का स्थान है, स्कूल है, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस है जहां अन्य व्यक्ति, सबको आने जाने का राइट है, अगर वहां किसी SC/ST समुदाय के लोगों को आने जाने से आप रोकते हैं, उसमें बाधा कारित करते हैं, तो भी इस धारा के तहत, धारा 3(1) माँ के तहत मुकदमा दाखिल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। या में लिखा हुआ है, अगला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों, जो चीज़ें नहीं समझ में आए, कि आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह से बहुत सारे वीडियो में ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए कानून में से किसको क्या लाभ मिला है, मैं सबके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही सोशल है।
ठीक है। सामाजिक न्याय है कि सामाजिक न्याय सबके साथ होना चाहिए और जो सामाजिक अधिकार हैं, सोशल राइट हैं, लीगल राइट हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं, सभी राइट से मैं लोगों को समय समय पे ऐसे अवगत कराता रहूँगा। तो आप अगर इस तरह के जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी रखते हैं, आपको चाहिए, आप लालायित हैं कि आपको जानकारी मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बेल आइकन होती है, वहाँ पे घंटी होती है, ठीक, घंटी बजा देंगे तो सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सूचना मिल जाने का मतलब है कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि किसी गृह ग्राम निवास के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करना, यानी इस समुदाय के लोगों को अपने घर को छोड़ने के लिए, गांव को छोड़ने के लिए, जहां वो रह रहे उसे छोड़ने के लिए विवश करते हैं तो ये अपराध बनेगा। हाँ, वो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, जाएं, कोई अपराध नहीं है। जैसे यहाँ एक उस समुदाय के महिला के साथ कोई कमेंट करना, ठीक है, गलत प्रयोजन के लिए, तो अगर उसकी सहमति से कमेंट कर रहे हैं, उसकी सहमति से कोई प्रपोजल देते हैं तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब उसकी सहमति ना हो, दूसरी चीज, अगर वो विरोध नहीं करती है तो विरोध ना करना उसकी सहमति नहीं मानी जाती है। क्योंकि कभी कभी महिलाएं इसलिए विरोध नहीं करती हैं क्योंकि वो डर रही हैं, आप बड़े घर के हैं, ठीक है, बड़े घराने के लोग हैं, तो आपके नाम से वो डरते हैं, उनके अंदर इतना भी साहस नहीं कि वो विरोध कर सकें। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने सहमति दे दी है। ठीक, आइए, अगर गृह ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करते हैं तो भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बनेगा। लेकिन कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पूरे भारत में उसे कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी मिली है अनुच्छेद 19 में, घूमे, अपने अधिकार का भरपूर उपयोग करें, ठीक है, लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला है या का, बाधा या निवारित करना, ठीक है, यानी किसी SC/ST समुदाय के लोगों को, ठीक है, कोई बाधा कारित करना या उन्हें निवारित करना, यानी रोकना। क्या करने के लिए, ये देखिए, अलग से बड़ा, छोटे, बड़ी, यानी 4 भागों में अलग से कुछ चीजें लिखी गई कि इन कार्यों में अगर उन्हें बाधा डालते हैं, उन्हें करने से रोकते हैं तो भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा बन जाएगा। क्या है, किसी कब्रिस्तान में, शमशान घाट पे भूमि का उपयोग करने के लिए, ठीक है, यानी कब्रिस्तान या शमशान घाट की जो भूमि है उसका उपयोग करने से अगर उन्हें रोकते हैं, मतलब अगर उन्हें अपने शव को वहाँ रखने या दफनाने या जलाने से आप मना करते हैं तो भी SC/ST एक्ट का मुकदमा बनता है। किसी नदी, कुआं, तालाब, नल, स्नान घाट, इस तरह से कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ जाने से, उसका यूज करने से आप रोकते हैं तो भी इस धारा का अपराध है। सार्वजनिक परिवहन, सड़क मार्ग का उपयोग करने से रोकते हैं, आप बस में नहीं जा सकते हो, रेलवे में बैठ के नहीं जा सकते हो, ठीक है, ऑटो में बैठ के नहीं जा सकते हो, तो ये भी इस एक्ट के तहत अपराध बनता है। में है साइकिल, मोटरसाइकिल सवारी करना, ठीक है, हाँ, वो आपके परिसर में जा रहा हो, आपकी जमीनों पे जा रहा हो तो आप वहाँ रोक सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेसों पे आप नहीं रोक सकते हो। तो सार्वजनिक परिवहन, सड़क मार्ग, साइकिल, मोटरसाइकिल सवारी करना, सार्वजनिक स्थानों पर जूते ना पहनना। अरे देखिए कि पब्लिक प्लेस पे आप जूता पहन के नहीं आ सकते हो, हद हो गया भाई। क्यों नहीं जूता पहन के आ सकता? जूता बनाया किस लिए गया है? जेब में रखने के लिए बनाया गया है क्या? पहनने के लिए तो बनाया गया है। वो पहन के आ जाएगा तो क्या जमीन भाग जाएगी वहां से? हद है। इस तरह के भी अत्याचार हो रहे थे समाज में कि पब्लिक प्लेस पे जूता नहीं पहन सकता, नया कपड़ा नहीं पहन सकता। अरे क्यों नहीं पहन सकता भाई? नया कपड़ा सिलवा लेगा तो क्या उसको 6 महीने उस मिट्टी में रगड़ेगा क्या कि पुराना हो जाए तब पहनेगा? हद है। मतलब आप नए कपड़े पहन रहे थे तो अगला पहन लेगा तो आपका अपमान हो जाएगा। हद है भाई। लिखा गया कानून सही किया गया है, ठीक है, हाँ, लेकिन कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विवाह की शोभा यात्रा या शोभा यात्रा पर घोड़े की सवारी या कोई अन्य सवारी इस तरह से करने से रोक रहे हो। भाई क्यों? विवाह की शोभा यात्रा वो नहीं निकाल सकता है क्या? विवाह होगा तो शोक मनाएगा? जीवन में एक बार तो खुशी मिलती है, हमेशा तो मुसीबत में व्यक्ति डूबा रहता है। शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, केवल आप ही निकाल सकते हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति SC/ST समुदाय से भिन्न कोई भी, चाहे OBC हो या सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके विवाह की शोभा यात्रा को निकालने से या घोड़े की सवारी करने से या इस प्रकार की हाथी की सवारी या कोई अन्य सवारी करने से या गाड़ी में बैठ के जाने से उसे मना करता है, रोकता है, विरोध करता है, बाधा करता है, तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा उस पर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी को राइट है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पूजा स्थान में प्रवेश, किसी पब्लिक प्लेस पे कोई पूजा स्थल है वहां पे प्रवेश करने से रोक रहे हो, ठीक है, और उसे जो है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेने से विरोध कर रहे हो, क्या भाई वो सामाजिक शोभा यात्रा में नहीं भाग ले सकता है? ठीक है, धार्मिक शोभा यात्रा में नहीं भाग ले सकता है? ठीक है, सांस्कृतिक शोभा यात्रा में नहीं भाग ले सकता है? अगर आप भाग लेने से ही मना करोगे तो फिर एक समय आएगा वो मानने से ही मना कर देगा, आपके सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ही नहीं लेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करोगे तो इस एक्ट के तहत मुकदमा बन जाएगा। फिर है कि जादू टोना, आप ये कह रहे हो कि SC/ST समुदाय के लोग या उनकी महिलाएं डाइन हैं, वो जादू टोना करती हैं और आप उनको परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो याखा का मुकदमा बनेगा। फिर यागा में लिखा है परिवार या किसी समूह का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना। अगर SC/ST समुदाय के किसी कुटुंब का या परिवार का, ठीक है, कि या किसी समूह का उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करते हो कि ये समाज में नहीं रह सकते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं, आर्थिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं, इस तरह से बहिष्कार करते हो, ठीक है, तो ये बहिष्कार करना भी इस धारा के तहत अपराध बनता है। अब आगे इसके लिए सजा लिखा गया, यानी धारा 1 यहीं पे समाप्त हो जाती है, सजा लिखा, यानी इस तरह अगर इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ इस तरह से हरकत करने पे, तो कम से कम 6 महीने का सजा जरूर मिलेगा। इससे कम सजा नहीं है, 6 महीना जरूर सजा मिलेगा, जो अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है, प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, यानी 6 महीने का कम से कम कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक भी हो सकती है, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक भी हो सकती है, लेकिन 6 से कम नहीं मिलेगा। और जुर्माना जरूर लगाया जाएगा आप पे। जुर्माने की कोई रकम नहीं बताई गई है, ये कोर्ट को पावर दिया गया है कि जितना वो उचित समझेगा उतना जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, लेकिन जुर्माने की रकम अत्यधिक हो सकती है किंतु मनमाना नहीं। ठीक है, यानी अनलिमिटेड हो सकता है किंतु एक्सेस नहीं हो सकता है। उसके बाद उपधारा 2 के तहत आइए। उपधारा 2 में भी विशेष प्रकार के अपराध लिखे हैं कि अगर मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध का, मृत्यु दंड से दंडनीय किसी भी अपराध का अगर आप मिथ्या साक्ष्य देते हो या गढ़ते हो कि SC/ST समुदाय का कोई व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो जाए, तो अगर दोषी हो गया और फांसी पे चढ़ गया या नहीं दोषी हुआ, नहीं हुआ, तो आपको, यानी अगर मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध में उसके खिलाफ आप मिथ्या साक्ष्य देते हो, मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो कि वो इस अपराध में फंस जाए, तो आपको कम से कम आजीवन कारावास की सजा प्लस जुर्माना आपको दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यानी बहुत कठोर सजा है। अगर किसी SC/ST समुदाय के खिलाफ किसी ऐसे अपराध में जिसमें फांसी की सजा तक हो, मृत्यु दंड लिखा हो, आप मिथ्या साक्ष्य देते हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो कि वो उस अपराध में फंस जाए, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों में, तो आपको कम से कम आजीवन कारावास सजा मिलेगी प्लस जुर्माना भी, अगर वो दोषी ना ठहराया जाए तब। और अगर वो मृत्यु दंड से दंडनीय ठहरा दिया जाए, यानी दोषी ठहरा दिया जाए और फांसी के फंदे पर लटक जाए, यानी जज उसे लटका दे फांसी की सजा सुना करके, तो आपको भी फिर फांसी की सजा पे लटकाया जाएगा। उसके लिए उसी उपधारा 2 के दूसरे खंड में लिखा हुआ है, ठीक है, वो हाँ, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में मिथ्या साक्ष्य देंगे तो कम से कम आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, और अगर वो फांसी के फंदे पर लटक जाए आपके मृत फर्जी सजा देने से, मिथ्या साक्ष्य देने से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से, तो आपको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना IPC की धारा 193 का अपराध बनता है। 2 में लिखा है, उपधारा 2 के 2 में, कि अगर 7 वर्ष या
अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध में मिथ्या साक्ष्य देते हो, यानी किसी SC ST पे कोई ऐसे अपराध का आरोप है जिसके लिए सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, और कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है कि वो उसमें दोषी हो जाए, तो उसके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने पे SC ST एक्ट का मुकदमा उसके खिलाफ बन जाता है अगर आप मिथ्या साक्ष्य दिए हैं। और कम से कम आपको 6 महीने का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकता है, यानी कम से कम 6 महीना जो 7 वर्ष तक हो सकता है, प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, जुर्माना भी। ठीक, तीसरे में लिखा हुआ है उपधारा 2 के तीसरे में कि अगिन या विस्फोटक पदार्थ से कोई रिष्टि करते हो, यानी अगिन यानी उसका कुछ कोई संपत्ति जला देते हो। ठीक है, उसी कोई संपत्ति, उसकी साइकिल जला दिए आप, ठीक है, उसका कोई कपड़ा जला दिए, बैग जला दिए, ठीक है, उसका छप्पर रखा था जला दिए। तो इस तरह से अगर आप जला देते हो अगिन या विस्फोटक पदार्थ से, ठीक है, बम वगैरह रख दिए, हथगोला फेंक दिए, तो कम से कम 6 महीने की सजा आपको दी जाएगी, और जो अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना जरूर लगेगा। लेकिन अगर आपने उसके घरों में आग लगाई है, जरा समझिएगा, अगर आपने उसके घरों में आग लगाया है या पूजा स्थलों में आग लगाया है या जहां संपत्ति रखी जाए वहां आग लगा दिया है, तब सजा बढ़ जाएगी, फिर तब उपधारा 3 लगेगी। ठीक है, वो उपधारा 4 में आपको सजा मिलती है, उपधारा 2 की उपधारा 4 के तहत केस बनेगा और आपको आजीवन कारावास प्लस जुर्माना दिया जाएगा। तब यानी आप उसके घर में आग लगाते हो या पूजा स्थल में आग लगाते हो या जहां वो कोई संपत्ति रखे हुए है, कोई ऐसी जगह जहां संपत्ति रखे हुए वहां आग लगाते हो, तो कम से कम आपको आजीवन कारावास प्लस जुर्माना दिया जाएगा इस एक्ट के तहत। अगला लिखा हुआ है कि अगर IPC के अधीन 10 वर्ष तक के कारावास या उससे अधिक दंड से दंडनीय, ठीक है, 10 वर्ष तक के कारावास या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध, ठीक है, जैसे संपत्ति के विरुद्ध लूट हो गया, डकैती हो गया, ये सब 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से भी दंडनीय है। और शरीर के विरुद्ध जैसे आपराधिक मनोबद्ध हत्या, ठीक है, किडनैपिंग वगैरह की कुछ धाराएं आ जाती हैं, रेप वगैरह की धाराएं आ जाती हैं। तो वही लिखा हुआ है 5 में कि IPC के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय शरीर या संपत्ति के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध, ठीक है, कोई भी अपराध आप करते हैं, उसके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, यानी उसको मार, उसके घर में डकैती डालते हैं, ठीक है, या कोई संपत्ति लेते हैं जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो, तो आपको वही सजा दी जाएगी। ठीक है, वही सजा आपको दी जाएगी। ये 5 में लिखा है कि IPC वही सजा नहीं, सॉरी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, आपको आजीवन कारावास कम से कम सजा दी जाएगी और प्लस जुर्माना दी जाएगी। यानी अगर आप IPC के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय शरीर या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, यानी अध्याय 16 और 17 IPC का, उसके तहत अपराध करते हैं जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो, तो अब आपको मिनिमम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी प्लस जुर्माना की। अगला लिखा हुआ है बीका, ठीक है, बीका में अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध करने, यानी यहाँ पे एक अनुसूची बना हुआ है इस एक्ट में, लास्ट धारा पे, यानी धारा 23 के बाद एक अनुसूची बना हुआ है, उसमें कुछ IPC के अपराध लिखे हुए हैं। ठीक है, उन अपराधों के तहत अगर आप उन अपराधों को करते हैं, IPC के कुछ अपराध लिखे, अगर उन अपराधों को आप करते हैं तो उन अपराधों को करने पे आपको वही सजा दी जाएगी जो उसमें लिखा हुआ है। तो कोई बहुत गंभीर नहीं है मामला ये। 6वां लिखा हुआ है कि इस अध्याय के अधीन साक्ष्य मिटाना या मिथ्या जानकारी देना, यानी इस धारा, यानी समझिए धारा 3 के तहत अगर कोई मुकदमा किसी पे लगा हुआ है और उसमें कोई व्यक्ति मिथ्या वो साक्ष्य मिटाता है, क्या करता है, साक्ष्य मिटाता है जिससे किसी अपराधी को बचाया जा सके, तो साक्ष्य मिटाने वाले व्यक्ति को या कोई मिथ्या जानकारी देता है कि उसे अपने दोस्त को बचाया जा सके, तो उसे लिखा हुआ है कि इस अध्याय के अधीन साक्ष्य मिटाना या मिथ्या जानकारी देना जिससे अपराधी को बचाया जा सके उसी दंड से दंडनीय होगा। यानी उसी दंड से मतलब कि जो, जैसे समझिए मेरा एक साथी है, उसने इस धारा के तहत कोई अपराध किया, अब मैं अपने साथी को बचाने के लिए साक्ष्य मिटा रहा,
ठीक है, साक्ष्य मिटा रहा हूँ या फर्जी जानकारी दे देता हूँ जिससे मेरा साथी बच जाए जी इस एक्ट के तहत जो मुकदमा चल रहा है, तो मेरे पे भी वही सज़ा मेरे पे भी लागू हो जाएगी, यानी वही मुकदमा मेरे पे भी कायम हो जाएगा। वैसे साक्ष्य मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध होता है, लेकिन फिर 201 वाला नियम नहीं लागू होगा। फिर यहाँ पे सेम जिस धारा के तहत अपराध करने के आरोप से आप अपने दोस्त को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाते हो या फर्जी सूचना देते हो, उसी धारा के तहत आप पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है, लोक सेवक द्वारा इस धारा के अधीन कोई अपराध, अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई लोक सेवक इस धारा के अधीन कोई अपराध करता है, यानी धारा 3 का मुकदमा अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पे दर्ज हो जाए, ठीक है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे, और पब्लिक सर्वेंट किसे कहेंगे ये डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे डिफाइन है कि पब्लिक सर्वेंट किसे कहेंगे, यहाँ पे लोक सेवक ये डिफाइन है खाच्छा में। तो लोक सेवक में यहाँ गांव का प्रधान भी, पंचायत का सभासद, पार्षद भी शामिल है, ठीक है, मास्टर साहब भी शामिल हैं, लेखपाल, कानूनगो, सेक्रेटरी, ठीक है, ये सब ब्लॉक प्रमुख, ये सब लोग शामिल हैं, ठीक है, विधायक, सांसद, ये सब इसमें आते हैं लोक सेवक में, ठीक है, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ये सब लगभग लोक सेवक में आते हैं। पुलिस, ये पुलिस भी लोक सेवक की श्रेणी में आती है। अगर इन पे कोई मुकदमा दर्ज हो SC ST के तहत, तो 1 वर्ष से कम की सजा नहीं लिखा हुआ है, कम से कम 1 साल सजा ऐसे लोक सेवक पे हो जाएगा। और जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है उसमें जो अधिकतम सजा लिखा है वो भी दिया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल सजा जरूर होगी। यानी अगर कोई आम व्यक्ति करे तो 6 महीने की सजा, और लोक सेवक ये अपराध कर दे तो कम से कम 1 साल की सजा जरूर उसे दी जाएगी। और इस तरह से एक चीज छूट गया था यहाँ पे चा में कि जिन शब्दों को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन उनका प्रयोग किया गया, अगर उन शब्दों की परिभाषा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में कहीं की गई है तो वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। ये लास्ट चा में लिखा है, वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इन धाराओं के तहत अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है एक बार दोषी होने के बाद, तो फिर उस पर इसी अधिनियम की अगली धारा लागू हो जाती है और उसके लिए मिनिमम सज़ा, ठीक है, फिर बढ़ जाती है, ठीक है, अब उसके लिए 6 महीने की सज़ा नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अपराध को देख लिया, ठीक है, मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने के लिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया, कोई विशेष जानकारी किसी को लेना है तो आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है, और इस चैनल पे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसमें कमेंट लिखेंगे, कोई जानकारी होगी आप तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लेकर के संपर्क कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। इसके आगे अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, यानी जो नेक्स्ट धारा बची है, क्योंकि धारा 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 9 तक तो इसी अध्याय में धाराएं बची हुई हैं, उनको अगले वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं यहाँ अभी नहीं बताया हूँ कि इन धाराओं के तहत अपराध होने पे पीड़ित व्यक्ति को जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसे की रकम क्या होगी और कब कब कितने किस्तों में दिया जाता है, पहली किस्त में कितना पैसा होगा, दूसरी किस्त में कितना होगा, तीसरी किस्त में कितना होगा, इसका अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सब कुछ स्पष्ट तौर से बता दूंगा।